हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है सरगना राजा हो गया। सरगना का मतलब मैंने बताया हुआ है मुखिया या लीडर। तो गांव का मुखिया या कबीले का मुखिया आगे चल कर के राजा कैसे हो गया ये जानेंगे हम लोग। तो एक बार ज़रा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं इतने सारे लेक्चर्स इस सीरीज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आखिर ये कौन सी किताब है। तो ये किताब है पिता के पत्र। आप देख रहे हो ना, इसमें तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू जी की और इंदिरा गांधी की। तो याद दिला देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जिन दिनों में जेल में रहा करते थे, अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। तो उस पीरियड में वो अपनी बिटिया इंदिरा गांधी को बताने के लिए, सिखाने के लिए, दुनिया के बारे में भरपूर जानकारी शेयर करने के लिए उन्होंने चिट्ठियाँ लिखीं और वो सारी चिट्ठियाँ संकलित हैं इस किताब में। तो ये चिट्ठियाँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि पृथ्वी कैसे बनी होगी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसी हुई होगी, आदि मानव कैसे रहते होंगे। तो आज हम लोग इसी का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर 17, सरगना राजा हो गया, है ना। अच्छा, मैं इसकी ना पूरी प्लेलिस्ट के के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में मिल जाएगा। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं कि आखिर मुखिया राजा कैसे हो गया, वो जो कबीले का सरदार था वो राजा कैसे हो गया। तो नेहरू जी कहते हैं कि बूढ़े सरगना ने हमारा बहुत सारा वक्त ले लिया, लेकिन हम उससे जल्द ही फुर्सत पा जाएंगे। तो ये किताब ना, ये चिट्ठियाँ बिल्कुल कहानी कहने के अंदाज में है। तो कहते हैं कि ये वो कहो कि उसका नाम कुछ और हो जाएगा, सरगना का नाम कुछ और हो जाएगा। तो मैं गेस करके बताता हूँ कि सरगना का नाम क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें ये बतलाने का वादा किया था कि राजा कैसे हुए और वे कौन थे, और राजाओं का हाल समझने के लिए पुराने ज़माने के सरगनों का जिक्र जरूरी था। तुमने ताड़ लिया होगा, ताड़ लेने का मतलब है अनुभव कर लिया होगा कि यह सरगना बाद को राजा और महाराजा बन बैठे। पहले वो अपनी जाति का अगुआ हुआ करता था। अगुआ का मतलब है लीडर, है ना, वन हु लीड्स। अंग्रेजी में उसे पैट्रियार्क कहते हैं। पैट्रियार्क लैटिन शब्द पेटर से बना है। अच्छा, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं कि ये मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे आप लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर आगे चल कर के ऐसे ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको मिलने वाली हैं। साथ साथ में आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी और सॉल्यूशन भी। न्यू एज कोचिंग में से जो प्लेलिस्ट आपको चूज़ करना है इस किताब के सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, उसका नाम है पिता के पत्र। ये लिखोगे आप तो आपको दिख जाएगा। ओके, बैक टू द चैप्टर। तो नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा कि जो सरगना बाद में राजा महाराजा बन बैठे, पहले वो अपनी जाति का अगुआ हुआ करता था। अंग्रेजी में उसे पैट्रियार्क कहते थे। पैट्रियार्क, जरा सा इसे इरेज करते हैं। ओके, तो पेटर शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पिता। तो पैट्रिया भी इसी लैटिन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है पितृभूमि। कौन सी भूमि? पितृभूमि। मातृभूमि के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? मदरलैंड। और यहाँ पर पितृभूमि के लिए पैट्रिया वर्ड है लैटिन में। फ्रांसीसी में उसे पात्री कहते हैं, और संस्कृत और हिंदी में हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं। तो तुम्हें कौन सा पसंद है अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए कहने के लिए? ऑब्वियसली तुम्हें भी मातृभूमि, मदरलैंड कहना अच्छा लगता होगा।
तो जब सरगना की जगह मौरूसी हो गई या बाप के बाद बेटे को मिलने लगी, तो मौरूसी शब्द का मतलब हम समझेंगे कि फिक्स्ड हो गई, है ना, सक्सेशन वाली बात हो गई कि भाई बाप के बाद बेटे को ये हक मिला करेगा। तो उसमें और राजा में कोई फ़र्क ना रहा, वही राजा बन बैठा और राजा के दिमाग में ये बात घुस गई अच्छे से। कौन सी बात घुस गई? कि मुल्क की, देश की सब चीज़ें मेरी ही हैं। उसने अपने को सारा मुल्क समझ लिया। एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह ने एक बार कहा था, एक मर्तबा कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, है ना, मैं ही राज्य हूँ। तो इस बात से आपको घमंड की बू आती है क्या? बिल्कुल, मुझे तो घमंड की बू आती है कि जब राजा ने कह दिया कि मैं ही राज्य हूँ, जबकि राज्य का मतलब तो देश की जनता से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे चल कर के जिस राजा ने, जिस बादशाह ने ये बात कही होगी, वो ज़रूर घमंडी रहा होगा, है ना, और उसके अंदर में थोड़ी सी तानाशाह वाली फीलिंग भी हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो जब फ्रांसीसी बादशाह ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, तो राजा भूल गए कि लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना है कि वे इंतजाम करें, व्यवस्था करें, है ना, और मुल्क के खाने की चीज़ें और दूसरे सामान आदमियों में बांट दे। वे ये भी भूल गए कि वे सिर्फ इसलिए चुने गए थे, इसलिए चुने जाते थे कि उस जाति या मुल्क में सबसे होशियार और तजुर्बेकार, सबसे होशियार, बुद्धिमान और अनुभवी समझे जाते थे। वे समझने लगे कि हम मालिक हैं और मुल्क के सब आदमी हमारे नौकर हैं, गुलाम हैं। तो असल में वे ही मुल्क के नौकर थे। कौन? राजा ही तो मुल्क के नौकर थे, क्योंकि उन्हें भी तो ये काम असाइन किया गया था शुरुआत में कि आपको सारी व्यवस्था संभालनी है, इंतजाम करने हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, राज्य का, जनता का ख्याल रखना है। जबकि आगे चल कर के हो इसका उल्टा जाता है। राजा या वो जो मुखिया है, उसने अपने आप को राज्य समझ लिया, उसने राज्य का मालिक समझ लिया अपने आप को। तो आगे चल कर के जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि राजा इतने अभिमानी हो गए, है ना, इतने अभिमानी हो गए कि वे समझने लगे कि प्रजा को उनके चुनाव से कोई वास्ता नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वे कहने लगे कि हमें ईश्वर ने राजा बनाया है, जबकि हम लोग तो अभी अभी पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि लोगों ने ही उसे सरगना बनाया, मुखिया बनाया, राजा बनाया। तो इसे वो ईश्वर का दिया हुआ हक समझने लगे। बहुत दिनों तक वे यह बेइंसाफ़ी करते रहे और खूब ऐश के साथ राज्य के मज़े उड़ाते रहे और उनकी प्रजा भूखों मरती रही। तो ये बात तो अच्छी नहीं थी ना। मेरे ख्याल से तुम लोगों में से किसी भी बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, ये अच्छी बात है ही नहीं। राजा का दंभी हो जाना, घमंडी हो जाना और इस तरह से राज्य के खर्चे पर मज़े उड़ाते रहना और प्रजा भूखों मरती रही है, कहीं से भी ये बात अच्छी है? चाहे पीछे के ज़माने की बात हो या आज के ज़माने की बात हो। लेकिन आखिरकार प्रजा इसे बर्दाश्त ना कर सकी। तो भाई जनता है, कब तक बर्दाश्त करेगी? और कई बार मुल्कों में उन्होंने राजाओं को मार भगाने का भी काम किया, जब वो आजिज़ हो गए, परेशान हो गए राजाओं के अत्याचार से। तो तुम आगे चल कर के पढ़ोगे कि इंग्लैंड की प्रजा अपने राजा प्रथम चार्ल्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी, विद्रोह कर दिया था और उसे हरा दिया और मार भी डाला। इसी तरह से फ्रांस की प्रजा ने भी एक बड़े हंगामे के बाद ये तय किया कि अब हम किसी को राजा नहीं बनाएंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हैं, कि लोकतंत्र की शुरुआत कुछ ऐसे ही समय में हुई होगी। उसके पहले सारी दुनिया में, बहुत सारे देशों में राजतंत्र चला करता था या तानाशाही थी। तो जब लोग ऊब गए होंगे राजतंत्र से, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से, है ना, राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं और तानाशाही को क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप। तो तब जाकर के डेमोक्रेसी की बात हुई होगी
कि जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा और जनता के पास अपना राजा, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। समय समय पर प्रतिनिधि बदले भी जाएंगे अगर उस प्रतिनिधि का, उस राजा का काम सही नहीं है। तुम्हें याद होगा कि हम फ्रांस के कॉन्सियर जेरी कैद खाने को देखने गए थे। तो यहाँ पर नेहरू जी उस बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो इंदिरा गांधी को लेकर के फ्रांस की एक जेल दिखाने लगे थे, वो कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ थी? इस कैद खाने में फ्रांस का राजा और उसकी रानी मारी आंतोनेट और दूसरे लोग रखे गए थे, है ना। उसे म्यूजियम बना दिया बाद में लोगों ने। तो ये बात हो सकती है और पहले हो चुकी है कि जब भी देश प्रशासन करने वाले प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, राजा का शासन ऐसा हो जाएगा कि जनता परेशान हो जाएगी, ऊब जाएगी, जनता की तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे विद्रोह हो सकती है, इसकी गुंजाइश बन जाती है ना। और ऐसा करना नहीं चाहिए। राजा को घमंडी होना नहीं चाहिए, तानाशाह होना नहीं चाहिए। उसके मन में ये डर होना चाहिए, उसके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर मैंने ज़्यादा इस तरह की दिक्कत की, घमंड रखा, जनता के ऊपर में अत्याचार किया, तो जनता मुझे बदल सकती है। ऐसा डर ज़रूर होना चाहिए। आगे नेहरू जी कहते हैं कि तुम रूस की राज्य क्रांति का हाल भी पढ़ोगी। आप सब बच्चे जो 8th क्लास में जाएंगे, 8th क्लास के बाद 9th क्लास में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी कि जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसके पहले के समय में दूसरे देशों में क्या हो रहा था। क्या उन देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में भी इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम हुए क्या? फ्रीडम फाइट हुई क्या? बिल्कुल हुई थी। तो वो कहते हैं नेहरू जी कि जब रूस की प्रजा ने कई साल हुए और अपने राजा को निकाल बाहर किया, जिसे वे जार कहते थे। रूस के राजा को क्या कहते थे? जार। इससे मालूम होता है कि राजाओं के बुरे दिन आ गए और अब बहुत से मुल्कों में राजा हैं ही नहीं। ये किताब 1910-1920 के लगभग की होगी। तो वो मेंशन करते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, चीन और बहुत सारे देशों में कोई राजा नहीं है। वहाँ पंचायती राज है, जिसका मतलब है कि प्रजा समय समय पर अपने हाकिम का मतलब है लीडर, मुखिया और अगुवा चुन लेती है और उनकी जगह मौरूसी नहीं होती, फिक्स नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। नेहरू जी कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि इंग्लैंड में अभी तक राजा है, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं है। आज के दिन में भी इंग्लैंड में राजा है, राजा या रानी आज के दिन में भी है इंग्लैंड में, है ना। जापान में भी कुछ साल पहले तक राजा हुआ करते थे। जापान की बात क्या करते हैं, नेपाल, उसमें भी अभी से 20 साल पहले तक, 25 साल पहले तक राजा का शासन हुआ करता था। तो इंग्लैंड में राजा आज भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास में राजनीतिक अधिकार नहीं है। उन्हें कुछ फैसिलिटी दी गई है, उन्हें महल में रहने का अधिकार है, उन्हें जनता का सम्मान हासिल है, लेकिन शासन चलाने का काम इंग्लैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं, जिनका चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, डेमोक्रेसी से होता है, वोट डाल करके होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने और भी बहुत सारी बातें सीखी जो आज की पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में अभी राजा हैं, लेकिन उसके पास में उस तरह के कोई अधिकार नहीं हैं, वो कुछ कर नहीं सकता। सब इख्तियार, सारे के सारे अधिकार पार्लियामेंट के हाथ में हैं। और पार्लियामेंट में कौन है? तो पार्लियामेंट में जनता के चुने हुए अगुआ, चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, है ना। भारत में क्या कहते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमेरिका में सीनेटर बोलते हैं, मुझे लगता है इंग्लैंड में भी सीनेटर ही बोलते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि तुमने लंदन में पार्लियामेंट देखी होगी। तो पार्लियामेंट लंदन में भी है, अमेरिका में भी है। अमेरिका के पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस। तो हिंदुस्तान में अभी तक बहुत से राजा, महाराजा और नवाब हैं। ये 1910-1920 की बात है। तुमने उन्हें भड़कीले कपड़े पहने, कीमती मोटर गाड़ियों में घूमते और
अपने ऊपर बहुत सारा रुपया खर्च करते देखा होगा। उन्हें ये रुपया कहाँ से मिलता है? ये रियाया, रियाया का मतलब है जनता पर टैक्स लगा करके वसूल किया जाता है। टैक्स दिए तो इसलिए जाते हैं कि उससे मुल्क के सभी आदमियों की मदद की जाए। स्कूल और अस्पताल, पुस्तकालय और अजायब घर का मतलब है म्यूजियम, खोले जाएं, अच्छी सड़कें बनाई जाएं और प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किया जाए। तो जो बच्चे आज की राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो ये बात समझ लें, आजकल के समय में भी सरकार कैसे चलती है, सरकार को चलने का खर्च कहाँ से मिलता है। सरकार की अपनी कोई कमाई नहीं है। सरकार की कमाई हमारे आपकी कमाई से है, मेरी कमाई से, आपकी कमाई से, किसानों की कमाई से, व्यापारियों की कमाई से, आपके पापा की कमाई से। हम सब लोगों को जो टैक्स देना होता है ये कमाई होती है सरकार की। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, सर्विस करते हैं, वो इनकम टैक्स देते हैं। व्यापारी हैं उनको अलग टैक्स देना होता है। किसानों को भी अपनी ज़मीन का टैक्स देना होता है। हम सड़कों पर जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें टैक्स देना होता है ना। तो ये जो टैक्सेज हैं यही सरकारी के कमाई के स्रोत हैं। तो गवर्नमेंट की अर्निंग क्या है? गवर्नमेंट की अर्निंग है टैक्सेज। जो टैक्सेज पेड बाय सिविलियंस, सिटीजन्स। तो हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इन सब का घर कैसे चलता है, इनकी कमाई कैसे होती है, इनको सैलरी, इनको इतनी सारी सुविधा कैसे मिलती है? वो सारी की सारी सुविधा सिटीजन्स के द्वारा दी जाती है। सिटीजन्स जो टैक्स पे करते हैं उसके द्वारा। तो नेहरू जी ने भी ये बात कही कि टैक्स तो इसलिए दिए जाते हैं कि उससे मुल्क के सभी आदमियों की मदद की जाए, स्कूल, अस्पताल, ये सब चीज़ें खोली जाएं, सड़कें बनाई जाएं, है ना। लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा देश पर शासन करने वाले लोगों के पास में भी चला जाता है। और कई बार तो जो होते हैं ना बीच वाले ब्रोकर्स, उसके बारे में बात नहीं करते, चलो छोड़ते हैं। लेकिन हमारे राजा महाराजा उसी फ्रांसीसी बादशाह की तरह अब भी यही समझते हैं कि हम ही राज्य हैं और प्रजा का रुपया अपने ऐश में उड़ाते हैं। तो ये बातें कह रहे हैं नेहरू जी उस समय के राजाओं के बारे में। उस समय में भी अवध का कोई नवाब हुआ करता था, है ना, हैदराबाद का कोई निज़ाम नवाब हुआ करता था, और भी छोटी छोटी रियासतें थी, प्रोविंसेस थे, जहाँ के राजा अपने को भारत का अंग नहीं समझते थे, हमारे देश का हिस्सा नहीं मानते थे, वो अपने आप को उस एरिया का राजा समझते थे। उनके बारे में बता रहे हैं नेहरू जी। वो कह रहे हैं कि वे तो इतनी शान से रहते हैं कि उनकी प्रजा जो पसीना बहा करके उन्हें रुपया देती है वो भूखों मरती है, और उनके बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसे या स्कूल भी नहीं होते। इस तरह की बात, तो ये अच्छी बात है क्या? जो राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जनता की टैक्सेज पर, जनता की टैक्सेज से जिनकी कमाई होती है, उन्हें सबसे पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ ना। और वहाँ पर आप क्या ढूंढोगे? चैनल में ढूंढोगे अगर इसी किताब के बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और प्लेलिस्ट मिलेगी पिता के पत्र। ओके, मैं तो बोलूँगा कि जो बच्चे आगे चल कर के गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, उन्हें भी एक बार को
इस किताब के सारे चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए या मेरे लेक्चर सुन लेने चाहिए। आप चाहो तो किताब अमेजन से ख़रीद लो या मेरे वीडियो से पढ़ लो, सुन लो। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, जिसमें हम आगे की कहानी जानेंगे कि नेहरू जी क्या सिखा रहे हैं।